हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी 2.0 पर। फ्रेंड्स, आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 17 फरवरी 2024 के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है दोस्तों। और हर रोज की तरह जो है स्टैटिक जीके के रिवीजन पॉइंट भी लास्ट में रखे गए हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों, आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए दोस्तों। तो दोस्तों आइए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर की क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो जो हर साल ये मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों, ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 13 फरवरी को ही जो है सरोजनी नायडू का जो है जन्मदिन होता है और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये जो है हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय जो है महिला दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, सरोजनी नायडू जो है भारत की राज्य की या भारत की पूछे या राज्य की पूछे तो पहली महिला राज्यपाल थी जो कि उत्तर प्रदेश की थी। तो याद रखिएगा, सरोजनी नायडू जो है इन्हीं को जो है भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत की कोकिला के नाम से आपसे पूछे किसे जाना जाता है तो सरोजनी नायडू को जाना जाता है। इनका जन्म जो होता है वो होता है 13 फरवरी 1879 को इनका जन्म होता है। तो 1879 को 13 फरवरी को जन्म होता है, इसीलिए 13 फरवरी को हर साल जो है राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं महिलाओं से संबंधित जितने भी दिवस हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय महिला दिवस तो अभी मैंने बताया 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। महिला समानता दिवस ये 26 अगस्त को मनाया जाता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस मनाया जाता है वो 25 नवंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस ये 28 मई को मनाया जाता है। और इंजीनियरिंग में अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दिवस है वो मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है 23 जून को। तो याद रखिएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस है ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। बात करें कि दोस्तों यहाँ पर विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है वो कब मनाया जाता है तो वो 11 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। दोस्तों सभी दिवस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन करके रखना। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? दोस्तों बिहार विधानसभा के जो नए स्पीकर बने हैं दोस्तों वो बने हैं नंद किशोर यादव। तो याद रखिएगा ये है नंद किशोर, देख पा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नंद किशोर यादव। ये जो है विधानसभा जो बिहार के हैं विधानसभा के नए स्पीकर बनाए गए हैं। बात करते हैं, ये जो है बीजेपी पार्टी से हैं नंद किशोर, ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं नंद किशोर यादव। तो इन्हें ही विधान जो है सभा के जो कि बिहार के विधानसभा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। 13 फरवरी को नंद किशोर को विधानसभा अध्यक्ष की शपथ दिलाई गई है। और ये जो है पटना साहिब से विधायक हैं। तो कहाँ से विधायक हैं? पटना साहिब से ये जो है नंद किशोर यादव विधायक हैं। इनको 13 फरवरी को जो है नंद किशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष की शपथ दिलाई गई है। तो याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं अब बिहार के बारे में, क्योंकि बिहार आया है तो बिहार के बारे में जानना भी जरूरी है। तो बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार का गठन कब हुआ है बिहार राज्य का? तो ये हुआ है 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन होता है। और यहाँ की राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, यहाँ के गवर्नर हैं। आपसे पूछे बिहार की जो सीमाएं हैं
किस किस राज्य से लगती हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश के राज्य से लगती है बिहार की सीमा, पश्चिम बंगाल से लगती है, झारखंड से लगती है, और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आपसे पूछे राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर कौन सा है, तो ये है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि चंपारण जिले में है, याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय जो है उद्यान जो है वो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान यहीं पे है, बिहार में, चंपारण जिले में है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है आपके लिए। केल्विन किप्टम किस देश के एथलीट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये जो केल्विन किप्टम है, ये जो है दोस्तों ये केन्या के एथलीट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केन्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जो ये एथलीट हैं, ये विश्व मैराथन रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, बनाने वाले केल्विन सिस्टम, जो केल्विन है किप्टम, ये एक जो है घातक सड़क दुर्घटना में इनकी मौत हो गई है और केन्या से संबंधित है, याद रखिएगा। केल्विन जो किप्टम है ये 2023 में शिकागो मैराथन को केवल देखिए यहाँ पर 2 घंटे 35 सेकंड में पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। और जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर की बात करें तो वो है फ्रांस बेकनबाउर, ये हैं जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर हाल ही में हुए निधन के बारे में, क्योंकि निधन आया है, निधन के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आपसे पूछे कि ये सेस्टेबियन पिनेरा, ये जो हैं ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। फारूक जानकी, ये जो है कश्मीरी कवि और पत्रकार थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आर चंपक जो लक्ष्मी है ये इतिहासकार थी, याद रखिएगा। और डॉक्टर प्रभा अन्ने, ये एक शास्त्रीय गायिका थी, इनका हाल ही में निधन हो गया है, तो याद रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं यहाँ पर कि अभी पूछे आपसे बीनू जो थे वो एक फिल्म निर्माता थे, इनका भी निधन हो गया है। और क्रिश्चियन ओलिवर, ये हॉलीवुड एक्टर थे, इनका भी निधन हो गया है। उस्ताद राशिद खान, ये संगीत सम्राट से संबंधित हैं, तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये इनका नाम अभी मैंने बताया कि फ्रांज बेकनबाउर, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और मैंने बताया कि जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर थे। और विजयकांत की बात करूँ तो ये तमिलनाडु के सुपर स्टार और अभिनेता थे जो विजयकांत थे, इनका भी निधन हो गया है। और वेद प्रकाश नंदा की बात करूं तो ये भारतीय अमेरिकी जो है वहाँ के शिक्षाविद थे, इनका भी निधन हो चुका है। तो दोस्तों अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अलेक्जेंडर स्टब किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए किस देश के राष्ट्रपति बने हैं ये, तो ये जो दोस्तों ये राष्ट्रपति बने हैं ये बने हैं फिनलैंड के, तो याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अलेक्जेंडर स्टब हैं ये जो दोस्तों ये बने हैं फिनलैंड के राष्ट्रपति बने हैं, नए राष्ट्रपति हैं फिनलैंड के, तो याद रखिएगा ये फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। और ये जो है नेशनल कोएलिशन पार्टी जो है उसमें जो है 51.6% वोट इनको प्राप्त हुए हैं, तो याद रखिएगा। तो ये जो है चुनाव जीत चुके हैं, तो ये जो है वहाँ के राष्ट्रपति बन चुके हैं। और बात करें कि ये जो है राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री जो अलेक्जेंडर स्टब ने हैं उनसे जीत हासिल की है, तो ये भी बात आप याद रखना। आइए बात करते हैं दोस्तों फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड जो है फिनलैंड के बारे में जान लेते हैं। फिनलैंड एक उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक देश है, याद रखिएगा। और राजधानी इसकी हेलसिंकी है। और फिनलैंड की बात करूं तो फिनलैंड जो है स्वीडन, नॉर्वे और रूस के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। फिनलैंड जो है ये देश की एक बाल्टिक सागर के साथ एक लंबी तटरेखा बनाता है। फिनलैंड देश तो बाल्टिक सागर के साथ एक लंबी तटरेखा भी बनाता है, याद रखिएगा। और ये फिनलैंड जो है ये नाटो का 31वां सदस्य के रूप में भी बना है, तो ये भी बात आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछे नाटो का 31वां सदस्य कौन बना है, तो फिनलैंड बना है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा तो आप ध्यान रखना। आइए दोस्तों बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि बर्नार्डो एरेवलो जो हैं ये कौन है, तो ये ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने हैं, याद रखिएगा। सुकसेरा मसरा ये चेक के प्रधानमंत्री हैं, चेक गणराज्य के, याद रखिए। चार्ट के ये प्रधानमंत्री हैं। क्राउन
प्रिंस फ्रेडरिक ये डेनमार्क के राजा बने हैं। और शेख हसीना को सभी लोग जानते होंगे, ये बांग्लादेश की अभी प्रधानमंत्री फिर से बन चुकी हैं। और शेरिंग जो टोब्गे हैं ये भूटान के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और आपसे बात करें फेलिक्स त्शेस्केदी, ये जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन जो कांगो के वहाँ के जो बन चुके हैं, याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आज के वीडियो के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे 2024 में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई है, 2024 में जो दयानंद सरस्वती हैं उनकी जो है 200वीं जयंती मनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 200 नवंबर की इसकी जयंती मनाई गई है दयानंद सरस्वती की, याद रखिएगा। आइए जानते हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की जो 200वीं जयंती समारोह पर उनके जन्मदिन जो है मोरबी में जो टंकारा में आयोजित एक कार्यक्रम को वर्चुअल संबोधित किया है यहाँ पर, तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए अब इसके बारे में जानते हैं दयानंद सरस्वती के बारे में। दयानंद जो सरस्वती हैं इनका जन्म होता है 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म होता है गुजरात के टंकारा शहर में। तो याद रखिए यहीं पर इस जो है इनकी 200वीं जयंती जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनाई गई है। और इनका जो मूल नाम था दयानंद सरस्वती का, उनका नाम था मूल शंकर, याद रखिएगा। और इनकी जो पहली ये बोले प्रमुख जो रचना है इनकी पहली, वो थी पंच महायज्ञ विधि, इनकी पहली रचना थी। और कब इन्होंने रचना की थी, 1874 में। तो याद रखिएगा 1882 में अजमेर में जो है परोपकारिणी सभा की स्थापना भी की थी। तो परोपकारिणी आपसे पूछे, परोपकारिणी सभा की स्थापना जो है 1882 ईस्वी में दोस्तों किसने की थी, तो इन्होंने की थी, याद रखिएगा दयानंद सरस्वती ने। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, इन्होंने एक नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। तो आपसे अगर पूछे कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, तो यही इन्होंने दिया था, जो है दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो इन्होंने एक नारा दिया था, तो याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे पूछें कि 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना आपसे पूछे कब की गई, तो 1875 में की गई है। कहाँ पर की गई है, मुंबई में की गई है। और इनकी जो पुस्तकें थी, जैसे सात्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक थी, वेद भाष्य इनकी पुस्तक थी, ऋग्वेदादि इनकी पुस्तक थी, और भाष्य भूमिका इनकी पुस्तकें थी। और एक पत्रिका थी जिसका नाम है आर्य पत्रिका। तो ये सभी दयानंद सरस्वती से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है, याद रखिएगा दोस्तों, पीएम मोदी ने किस राज्य के झबुआ में जो है 7300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। तो झबुआ के यहाँ पर है दोस्तों, याद रखिएगा झबुआ है मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा झबुआ मध्य प्रदेश में। तो यहीं पर दोस्तों पीएम प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी द्वारा 7300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं अब इसके बारे में। पीएम जो नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने मध्य प्रदेश के झबुआ में लगभग बताया जा रहा है कि 7300 करोड़ रुपए की जो है कई विकास परियोजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण करेंगे और शिलान्यास किया यहाँ पर, ठीक है। जो प्रधानमंत्री हैं इन्होंने 2 लाख महिलाओं को आहार अनुदान योजना के अंतर्गत जो है मासिक किस्त का भी वितरण किया है। और इस योजना के अंतर्गत जो है वो मध्य प्रदेश में विभिन्न विशेष जो पिछड़ी जनजातियां हैं कि महिलाओं हैं, तो उनको जो है पौष्टिक आहार के लिए 1500 रुपये प्रति माह प्रदान किए वो है 1500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे, तो याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने जो है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत जो है 559 गाँवों के लिए जो है 55.9 करोड़ रुपए की जो है यहाँ पर हस्तांतरित किए हैं। तो 55.9 करोड़ रुपए भी यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने जो टांड्या मामा भील विश्वविद्यालय है इसकी भी आधारशिला रखी है।
तो याद रखिएगा, इतनी सी इंपॉर्टेंट बातें, ये सब बातें आप याद रखिएगा। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश आया है तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ है वो हुआ है 1 नवंबर 1956 को, और राजधानी इसकी है भोपाल। और जिले यहाँ पर है जो मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। राज्यपाल हैं गंगूभाई सी पटेल, यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री अभी बने हैं बीजेपी से मोहन यादव। और यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं 230 सीटें हैं विधानसभा की। राज्यसभा की सीटें बात करूं तो 11 सीटें हैं, और लोकसभा की यहाँ पर दोस्तों वो हैं 29 सीटें यहाँ पर लोकसभा की हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद करके रखिएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों, कम समय में आपको अच्छा यहाँ पर कंटेंट मिल पा रहा है, तो अपने जितने भी दोस्त हैं उन तक इस वीडियो को शेयर भी करें, और वीडियो पर जो है पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि मध्य प्रदेश से करंट अफेयर क्या क्या है। अभी बीरा राणा जो है मध्य प्रदेश की दूसरी महिला जो है सचिव बनी है। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की दूसरी महिला आपसे सचिव पूछे तो बनी है बीरा राणा। रानी दुर्गावती जो है श्री अन्न प्रोत्साहन योजना भी यहीं पर शुरू की गई है, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, जिनका नाम है जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं ये विधानसभा अध्यक्ष होंगे, नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पे। आइए दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पर यूनेस्को ने ग्वालियर शहर को संगीत की नगरी का खिताब भी दिया है। तो संगीत की नगरी का खिताब किसने दिया है? यूनेस्को ने दिया है। किसको? ग्वालियर को। याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये दमोह में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा दोस्तों दमोह में। याद रखिएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए जो है वो 33% आरक्षण भी प्रदान करेगी। और नेशनल स्मार्ट सिटी कन्वेंशन में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान दिया गया है। तो किसे दिया गया है? इंदौर को। तो याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 किसने जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया ने। भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने ये खिताब अपने नाम कर लिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत इसका उपविजेता बन चुका है। तो याद रखिएगा। और बता दें कि ये जो है भारत को जो है 79 रन से हराया है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया इस जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल विजेता बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया जो है ने चौथा इस बार टाइटल जीता है। तो चौथा टाइटल जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में, 2002 में, 2010 में और 2024 में ये खिताब अपने नाम कर लिया है। बात करते हैं अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की सबसे सफल टीम जो रही है वो भारत रही है। अभी तक सबसे ज़्यादा बार भारत ने ही जीता है। भारत ने कब कब जीता है? 2000 में जीता है, 2008 में जीता है, 2012 में जीता है, 2018 में और 2022 में भी ये अपने नाम किताब किया था। तो सबसे सफल टीम की बात करें तो ये भारत सबसे सफल टीम रही है। लेकिन इस बार भारत जो है हार चुकी है। तो भारत उप विजेता बनी है और ऑस्ट्रेलिया इस बार विजेता बन चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 के बारे में। देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछें कि आयोजन जो है वो 19 जनवरी से जो है 11 फरवरी 2024 तक इसका जो है आयोजन चला है। और होस्ट देश जो था वो दक्षिण अफ्रीका इसका होस्ट देश था। और जो क्रिकेट के ओवरों की बात करें तो ये जो है 50 ओवरों का होता है। ठीक है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो मिला है कोयना वो मफाका हैं, इनको दिया गया है। और सर्वाधिक रन जो बनाए हैं वो उदय सहारन को बनाए हैं। तो सर्वाधिक रन जो बनाए हैं उदय सहारन बनाए हैं। याद रखिएगा कितने रन बनाए हैं? 397 रन बनाए हैं। याद रखिएगा भारत के हैं। और सबसे ज़्यादा विकेट की बात करें तो बनाए हैं कोयना मफाका। तो कोयना मफाका जो हैं ये सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं और दक्षिण अफ्रीका के हैं और इन्होंने 21 विकेट लिए हैं। पहला संस्करण की बात करूं, इसका जो पहला संस्करण हुआ था वो 1988 में इसका जो है पहला संस्करण आयोजित किया गया था। और आयोजन कौन करता है? तो आईसीसी द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो ये थी इंपॉर्टेंट बातें, याद रखना। आइए दोस्तों बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में।
क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए किस देश में भारत की तत्काल भुगतान प्रणाली यूपीआई लॉन्च की गई है? तो यूपीआई जो है ये श्रीलंका और मॉरिशस में लॉन्च की गई है। तो इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अब आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर भारत की तत्काल जो है भुगतान प्रणाली यूपीआई, ये इसे बोलते हैं रुपए पे कार्ड की जो है साथ 12 फरवरी 2024 को श्रीलंका और मॉरिशस जो है ये लॉन्च किए हैं। और यूपीआई के अलावा जो है मॉरिशस में रुपए पे कार्ड सेवाएं भी शुरू की जाएगी। और बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति जो हैं वो रानिल विक्रमसिंघे, तो याद रखना ये श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, और मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ, इनकी उपस्थिति में ये लॉन्च की गई है। तो यहाँ से दो बातें याद रखना, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे, और मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रविंद जगन्नाथ यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो याद रखिएगा, और इन्हीं की उपस्थिति में ये यूपीआई लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि इम्पोर्टेंट बातें कि यूपीआई का आप लोग फुल फॉर्म तो जानते होंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म होता है, कभी आए तो याद रखना। और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें तुरंत पेमेंट हो जाता है, और इसकी मदद से मोबाइल प्लेटफॉर्म पर दो पक्ष एक दूसरे को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूपीआई द्वारा। और यूपीआई वाले देश आपसे पूछे तो यूपीआई वाले देश जो हैं वो सिंगापुर है, मलेशिया है, संयुक्त अरब अमीरात है, फ्रांस है, बेनेलक्स देश हैं, और इसी के साथ बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग और स्विट्ज़रलैंड और नेपाल और यूके भी जो है ये यूपीआई वाले देश हैं। तो याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर श्रीलंका के बारे में, क्योंकि श्रीलंका आया है तो जान लेते हैं। श्रीलंका की जो राजधानी है वो कोलंबो और जयवर्धनेपुरे कोट्टे यहाँ की राजधानी है। राष्ट्रपति मैंने अभी बताया रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और प्रधानमंत्री भी याद कर लेना, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने यहाँ के प्रधानमंत्री है। मुद्रा की बात करें तो मुद्रा जो श्रीलंका की रुपया है, तो श्रीलंका की मुद्रा जो है वो रुपया है, याद रखना। अब आइए दोस्तों जानते हैं मॉरिशस के बारे में, क्योंकि मॉरिशस आया है तो मॉरिशस के बारे में भी जान लेते हैं। मॉरिशस की आपसे पूछे कि ये एक हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है मॉरिशस, और इसकी जो राजधानी है वो पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है। और राष्ट्रपति की बात करें तो पृथ्वी राज सिंह रूपन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और प्रधानमंत्री यहाँ के जो हैं प्रमित कुमार जगन्नाथ, मैंने बताया यहाँ के जो हैं प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ की जो मुद्रा है वो रुपया है। तो श्रीलंका, भारत और मॉरिशस यहाँ की जो मुद्रा है, यहाँ की मुद्रा रुपया है, तो याद रखना। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है, चेन्नई ओपन 2024 टेनिस में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो चेन्नई ओपन 2024 टेनिस में पुरुष एकल का जो खिताब जीता है वो सुमित नागल ने जीता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं सुमित नागल को, तो इन्होंने चेन्नई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। तो इसका राइट जो हो जाएगा सुमित नागल, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। अब आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर भारत के जो ये हैं सुमित नागल, इन्होंने टेनिस जो स्टेडियम है चेन्नई में, इन्होंने वहाँ पर 2024 में जो है इसका जो है खिताब जीत लिया है। तो फाइनल में इटली के जो लुका नार्दी है इनको हराकर ये खिताब जीता है। सुमित नागल ने अपने करियर का ये 5वां और इस सीरीज का जो है पहला चैलेंजर खिताब जीता है। तो अपनी करियर का 5वां है और ये सीरीज का जो है पहला खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। सुमित नागल जो है टेनिस रैंकिंग में 121वें स्थान पर हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि जो टेनिस रैंकिंग है इसमें जो है 121वें स्थान पर आते हैं सुमित नागल। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट बातें हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में सुमित नागल ने दुनिया के जो है 27वें नंबर के खिलाड़ी जो है कजाकिस्तान के जो है एलेक्जेंडर बुब्लिक हैं इनको हराया है। तो याद रखिएगा। और इस प्रकार जो है 35 वर्षों में ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी ये बन चुके हैं सुमित नागल। तो इन्होंने जो है अलेक्जेंडर बुब्लिक को हराया है, याद रखिएगा।
अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर चेन्नई ओपन 2024 के टेनिस के विजेताओं के बारे में। तो याद रखना सुमित नांगल के बारे में। सुमित नांगल जो है एकल खिताब यहाँ का जीता है, पहला खिताब इस सीरीज का, याद रखिएगा। और युगल की बात करूँ तो राम कुमार जो है रामनाथन और साकेत मैनेनी चेन्नई ओपन 2024 का चौथा संस्करण जो हुआ है 5 से 11 फरवरी 2024 में, तो इन्हें चेन्नई में आयोजित किया गया है ये वाला। तो याद रखिएगा चेन्नई ओपन 2024, और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। पहला संस्करण 2018 में इसका पहला संस्करण हुआ था। तो ये सभी बातें आप याद रखेंगे, कल मैंने इसके बारे में बताया था आपको। आइए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर सुप्रीम स्पोर्ट के बारे में। स्पोर्ट से जो भी करंट अफेयर हैं जान लेते हैं। आपसे पूछे कि SAFF महिला अंडर 19 चैंपियनशिप 2024 में जो है भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त विजेता बने हैं। तो इसमें जो है भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से विजेता बने हैं। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो ये रख दिया गया है निरंजन शाह स्टेडियम रख दिया गया है। तो याद रखिएगा। और फुटबॉल जो तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन है हैदराबाद में फीफा विश्व कप जो है क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। तो कौन करेगा? तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन हैदराबाद जो है वो फीफा विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी यहीं पर होगी। न्यूयॉर्क शहर में जो है न्यूयॉर्क शहर के मेट लाइफ स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल जो है मैच विश्व कप खेला जाएगा। फीफा विश्व कप 2024 जो 26 का जो फाइनल खेला जाएगा। तो याद रखें। और क्वालिफायर मैच जो खेला जाएगा वो तेलंगाना के फुटबॉल एसोसिएशन हैदराबाद में खेला जाएगा। पेरिस ओलंपिक की बात करूं तो ये 2024 में के लिए जो मसाल वाहक के रूप में चुने गए हैं वो अभिनव बिंद्रा चुने गए हैं। तो याद रखना जो ये पेरिस ओलंपिक 2024 के मसाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। तो ये सारी बातें याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, जो कि हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। संगीत नाटक अकादमी संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जो हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर है। जो संगीत नाटक अकादमी का जो है क्षेत्रीय केंद्र जो है हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों संगीत नाटक अकादमी का जो है ये हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। और दक्षिण भारत संस्कृत केंद्र भी कहा जाता है हैदराबाद को। तो दक्षिण भारत का संस्कृत केंद्र भी इसे कहा जाता है। और ये जो है क्षेत्रीय केंद्र दक्षिण भारत की जो समृद्ध संस्कृत और विरासत को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाएगा। संगीत नाटक अकादमी के दक्षिण भारत संस्कृत केंद्र का उद्घाटन भारत के जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। तो वेंकैया नायडू के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया है। तो याद रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर संगीत नाटक अकादमी के बारे में। इसकी स्थापना जो होती है वो 1953 में स्थापना होती है। संगीत नृत्य और नाटक के माध्यम से भारत की संस्कृत विरासत को संरक्षित करता है। ये जो है संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी जो है ये कहाँ पर स्थित है आपसे पूछे तो नई दिल्ली में स्थित है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कला एवं संस्कृति संस्थान के बारे में। अगर आपसे पूछे कला संरक्षण व संग्रहालय कहाँ पर है तो नई दिल्ली में है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ पर है तो ये कोलकाता में है। केंद्रीय बौद्धिक संरक्षण संस्थान ये लेह में है। भारतीय डायमंड संस्थान ये सूरत में है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीयता कला केंद्र कहाँ पे है तो यह है दिल्ली में। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है तो ये भोपाल में है। तो याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि बताइए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ पर है तो ये दोस्तों है नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी कहाँ पर है तो ये नई दिल्ली में है। शुरुआत कब होती है 1954 से। ललित कला अकादमी ये भी नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। और भारत जो है विज्ञान के इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान कहाँ पर है तो ये है नई दिल्ली में। तो ये सभी बातें आप याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कल की क्लास का रिवीजन का। कल आपसे पूछा गया था चेन्नई ओपन टेनिस 2024 में युगल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता था राम कुमार रामनाथन और साकेत मैनेनी ने जीता था। स्वाति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो अजय कुमार सूद ने किया है। कैटलिन नोवाक किस देश के राष्ट्रपति थी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये थी हंगरी की। किस राज्य ने
AI आधारित सेवाओं के लिए गूगल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो राइट आंसर था महाराष्ट्र था, याद रखिएगा। आइए दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि आपसे अगर पूछें विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को मनाया जाता है। 67 नंबर की जो अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये लखनऊ में किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट का कौन सा राज्य है जो पुरानी पेंसिल स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये सिक्किम राज्य बना है दोस्तों, तो याद रखिएगा। एंटी डोपिंग सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नेशनल मंडेला पुरस्कार किसे प्राप्त किया गया है? तो निमहांस को प्राप्त किया गया है। और इनसेट 3DS उपग्रह किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे कल की क्लास का रिवीजन। आइए दोस्तों बात करते हैं स्टैटिक जीके के बारे में। आज का पहला क्वेश्चन है स्टैटिक जीके में, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? जो कहाँ पर की थी? तो ये सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने की थी, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई है। किसने की? AU हुम द्वारा की गई है, याद रखिएगा। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की? तो खान बहादुर गफ्फार खान ने की है, तो याद रखिए खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की। मेगास्थनीज जो है किसका राजदूत था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। आपसे पूछे कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया? तो ये महमूद गजनबी ने ध्वस्त किया। भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में है? तो ये पंजाब राज्य में है। हरिजन शब्द किसने दिया? तो ये महात्मा गांधी ने दिया है। तो ये था दोस्तों स्टैटिक जीके का रिवीजन। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी ये सब स्टैटिक जीके के रिवीजन जो चल रही है सीरीज, तो याद रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं कल के प्रश्न का। कल आपसे पूछा गया था जाति आधारित जनगणना करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? तो इसका जो राइट आंसर था आंध्र प्रदेश का राइट आंसर था। दोस्तों आज का हमारा प्रश्न है आपसे कि भारत में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला चौथा राज्य कौन बना है? तो इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। और आपको वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।